हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट आगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के आगे वाले क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। पेड अप कैपिटल है कंपनी की, जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, इक्विटी शेयर्स भी हैं। तो प्रेफरेंस है 1000 शेयर हैं, 15% रेट ऑफ डिविडेंड है, 100 रुपीज़ का एक है, तो 1 लाख की होगी प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं ₹10 ईच के, तो 2 लाख के बनेगी इक्विटी कैपिटल। एवरेज प्रॉफिट्स आपको गिवन है 75,000 के, जिसमें से जनरल रिजर्व में अभी डालना है 10,000। जो प्रॉफिट है वो पहले ही आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है, तो टैक्स नहीं अब माइनस करना, बस जनरल रिजर्व में 10,000 ट्रांसफ़र करना है। और अभी डिविडेंड कोई नहीं डिक्लेयर किया हुआ, तो दैट मीन्स डिविडेंड भी अभी पे करना है। उसके बाद ऑब्वियसली नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 10%, तो यील्ड मेथड अप्लाई होएगा। प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, एसेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट्स उठाओ, प्रॉफिट्स में से जनरल रिजर्व को दो, उसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड दो। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे दोगे? 1 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल है ना, तो 15% उसका करके 15,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दो। जो बचेगा वो इक्विटी वालों के लिए अब बचेंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि भी यील्ड मेथड में हमने सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। इक्विटी का अगर आपने वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है, देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालनी है, तो आप पहले उन पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला भी किया है, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, फिर एक्सपेक्टेड रेट को डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ, और मल्टीप्लाई कर दो पेड अप कैपिटल के साथ। ये करके देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू 1 लाख, इक्विटी शेयर्स की जो है शेयर कैपिटल है 2 लाख। उसके बाद आ गया एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखो कितना है 75,000, जिसमें से जनरल रिजर्व में डाला, प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया, जो आए बचे वो हैं प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 50,000। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का आप फॉर्मूला लगाइए, जितने प्रॉफिट्स हैं इक्विटी वालों के और इक्विटी की कैपिटल से डिवाइड कर दीजिए, इंटू 100 करेंगे, 25% आएगा। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट, गिवन है ये 10%, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकल आएगी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई पेड अप, वैल्यू ऑफ शेयर, दैट कम्स आउट टू बी 25 रुपीज़। सो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन इज फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू कंपनी। आपको एसेट्स बताई हैं टोटल, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ गिवन है, शेयर कैपिटल गिवन है। तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, 2 तरह के, एक वाले इक्विटी शेयर्स फुली पेड हैं, दूसरों पे 7.5 पेड हैं, वैसे वो ₹10 का है। तो आपने कहते हैं हर कैटेगरी के इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन ये हमारा फर्स्ट मेथड का है, नेट एसेट बेसिस मेथड का। आपके पास पहले जो टोटल एसेट्स हैं लिख लीजिए, उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ माइनस करो। फिर एक और बात याद रखना, जब भी हम नेट एसेट मेथड से क्वेश्चन करेंगे, अगर आपके शेयर्स फुली पेड नहीं हैं, तो जितना अनकॉल्ड अमाउंट होएगा कंपनी वो मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि भी हमने उनको कॉल किया, क्योंकि कॉल करोगे तो रिसीव होएगा तो आपकी एसेट बढ़ेगी। तो हमने अब अपनी टोटल एसेट्स का ही अनुमान लगाना है। तो इस तरह से, चाहे ये एक तरह से नोशनल है, कंपनी ने चाहे कॉल नहीं भी की, लेकिन आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए ये मान के चलना है कि आपने पार्टली पेड को फुली पेड करना है। तो जो लास्ट कैटेगरी थी 60,000 शेयर्स वाले की, उनके ऊपर ₹2.5 जो थे पेंडिंग थे, अभी आए नहीं थे, मंगवाए ही नहीं थे। आप उनको कॉल करो, अनकॉल्ड अमाउंट, उनका नोशनल अमाउंट आप डालोगे, एज्यूम्ड अमाउंट आप डालोगे कि ₹2.5 के हिसाब से अगर आते हैं तो एसेट्स इंक्रीज़ होंगी 1.5 लाख से।
तो हम इक्विटी वालों के लिए और प्रेफरेंस वालों के लिए कितनी एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स अवेलेबल अब आउटसाइड इसको पे करने के बाद, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ देने के बाद बचे 17,50,000। अब हमने वैल्यू निकालनी है इक्विटी शेयर की, तो दैट मीन्स फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी बाहर करो, तभी आप इक्विटी की वैल्यू निकाल पाओगे। तो माइनस कर देंगे 14% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। देखो नेट एसेट मेथड में हम कैपिटल माइनस कर रहे हैं प्रेफरेंस की, और यही क्वेश्चन अगर यील्ड मेथड का होता, प्रॉफिट्स का होता, तो हम प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करते हैं। दोनों में अंतर समझो। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख की, माइनस किया, यहाँ से आपके पास आ जाएंगे नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 12,50,000 है, जो टोटल आपके पास नेट एसेट्स अवेलेबल है इक्विटी वालों के लिए। अब इक्विटी कैपिटल देखो हमारे पास 2 कैटेगरीज में है, एक में 40,000 शेयर हैं, ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ो। तो एक तो आपके पास ये 40,000 वाले इक्विटी शेयर्स हैं, दूसरे आपके पास 60,000 वाले इक्विटी शेयर्स हैं, मतलब टोटल इक्विटी शेयर्स आपके पास कितने हैं, 1 लाख। तो देखो इसमें से अब हमने इक्विटी शेयर्स वालों की वैल्यू निकालनी है। ये हैं जितनी एसेट्स अवेलेबल हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 12,50,000, और नंबर ऑफ़ शेयर्स के साथ आप डिवाइड कर दो, ये आ गई वैल्यू ₹12.50, 12 रुपये 50 पैसे। अब ये भी देखो कि ये कौन से शेयर्स की वैल्यू आई हैं जो फुली पेड हैं, हमने सबके ऊपर ही पैसे फुल लिए थे ना, लेकिन अगर अब हम एक्चुअल सिचुएशन पे आएंगे कि कुछ शेयर्स ऐसे भी थे जो पार्टली पेड थे, अगर उनकी मैंने वैल्यू निकालनी है तो इस 12 रुपये 50 पैसे में से हमने 2.5 रुपये जो अपनी तरफ से ज्यूम करके डाले थे कि कंपनी मंगवा लेगी तो वो आ जाएंगे, वो आप माइनस कर दो, तो ये पार्टली पेड वालों की वैल्यू आ जाएगी, और फुली पेड वालों की जो वैल्यू ऑफ शेयर आएगी वो 12 रुपये 50 पैसे आएगी। ठीक है। Now next question, 6th one. This question covers both methods, net assets, yield method. तो assets and liabilities की information given है आपको बैलेंस शीट में, और नीचे बताया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी इज़ वर्थ 60,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,30,000 एज वैल्यूड बाय द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। तो जब इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने फाइंड आउट की, तो वैसे बैलेंस शीट में आपको जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है इट्स 70,000, बट जब अब उन्होंने वैल्यू फाइंड आउट की तो ये आई है 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग की है 1,30,000, जो कि बैलेंस शीट में 70,000 थी। तो आपने जो रीसेंट वैल्यूअर ने पता की हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। उसके बाद 5,000 डेटर्स का वो बैड हो गया, प्रॉफिट्स गिवन हैं, फिर कंपनी 20% ट्रांसफ़र करती है रिज़र्व्स में, टैक्स को इग्नोर करो, इंट्रिंसिक नेट एसेट बेसिस पे वैल्यू ऑफ शेयर पता करो, यील्ड मेथड में पता करो, और साथ में आपको बताया हुआ है कि शेयर्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं, कोटेड होते हैं 12% ऑन देयर मार्केट वैल्यू। देन गुडविल ऑफ द कंपनी में भी टेकन एट 1 लाख। बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, लेकिन अब उन्होंने आपको गुडविल की वैल्यू अलग से दी है। ठीक है, तो इसको आप इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, जो आप फर्स्ट वाला नेट एसेट बेसिस मेथड अप्लाई करोगे, उसमें आप कंसीडर करोगे, बिकॉज वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ नाउ गिवन। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो देखो आपको बताया था गुडविल है 1 लाख, देन प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिवन थी 60,000, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो न्यू गिवन है दैट इज़ 1,30,000। उसके बाद आप फिर देखिए कि भी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में ये देखो आपको गिवन है, आप नोट कर लीजिए ये वैल्यूज़। स्टॉक की वैल्यू 20,000 गिवन है, डेटर्स की 48,000 गिवन है, एंड कैश एट बैंक गिवन है 25,000। तो उसके अकॉर्डिंगली अब हमने ये सारी एसेट्स देखो, स्टॉक था 20, डेटर्स हैं 48 और कैश है 25, ये ले लिया। अब आप और देखो कि भी नीचे एडजस्टमेंट्स में हमने पढ़ा था कि भी 5,000 जो डेटर्स हैं वो बैड हो चुके हैं, तो बैड डेट्स को हम माइनस करते हैं डेटर्स में से। तो दैट मीन्स आप बैड डेट्स माइनस कर दोगे 5,000 की,
तो उसके बाद आपकी ये एसेट्स आ जाएंगी 3,98,000। तो ये हो गई कंपनी की टोटल एसेट्स। अब हमने इनमें से क्योंकि नेट एसेट्स निकालनी है तो फर्स्ट वी विल सब्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज़ ऑल्सो, जस्ट आउटसाइड लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटी साइड अगर हम देखेंगे तो ये गिवन है आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके बाद वर्कमैन सेविंग, देखो वर्कर्स भी है तो आउटसाइडर्स ही हैं, तो वर्कर्स की भी लाइबिलिटी माइनस करनी है। उसके बाद टैक्स जो गिवन है वो भी आपने उसको भी माइनस करना है। तो तीनों लाइबिलिटीज़ आप माइनस करोगे तो नेट एसेट्स आ जाएंगी 3,18,000। फिर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो जो भी आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स की नेट एसेट्स आएंगी उनको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ, जो कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको गिवन है 10,000। ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर हैं ₹10 ईच, तो 10,000 के आप साथ उसको डिवाइड कर दोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी 31 रुपये 80 पैसा। अब इस क्वेश्चन को हमने करना है यील्ड मेथड के साथ। तो यील्ड मेथड क्या होता है, वो प्रॉफिट्स को कंसीडर करता है। तो सबसे पहले देखो आपको प्रॉफिट्स गिवन है पिछले 3 साल के, तो इसमें आपको क्योंकि प्रॉफिट्स 3 इयर्स के गिवन हैं और उसके बाद ये बताया गया है कि कंपनी 20% रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करती है, तो हमने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट्स ले लेने हैं। ठीक है, तीनों सालों के प्रॉफिट्स की आप एवरेज ले लो, एवरेज प्रॉफिट्स में से जो आएगा उसमें से आप फिर 20% अपने रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर देना। तो ये आ जाते हैं आपके तीनों सालों के प्रॉफिट्स। एक और याद रखना है कि जो आपको लास्ट वाले ईयर में उन्होंने बैड डेट्स दी हुई हैं 5,000 की, तो वो लास्ट ईयर जो था कौन से ईयर की बैड डेट्स हैं ये देखो बैलेंस शीट के ऊपर आप चेक कर लो किस ईयर की है। तो जब आपको ये बैलेंस शीट में देखो आपको ऊपर मेंशन है 31 मार्च 2020, मतलब 19-20 की बैलेंस शीट है, तो जो नीचे एडजस्टमेंट है वो 19-20 की हैं। तो ये जो 5,000 के बैड डेट्स हुए हैं ये आपने 19-20 वाले में से माइनस करने हैं। तो प्रॉफिट्स में से माइनस करो, जो प्रॉफिट्स आएंगे उनकी आप एवरेज लो, एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट्स का 20% कर दो, तो उसमें से ये आपका जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के बाद हमने देना होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है नहीं इस क्वेश्चन में, तो जितने भी प्रॉफिट्स अब बचेंगे देखो टोटल आप देखो तीनों सालों की एवरेज बनती है 58,333, उसमें से 11,667 जो है चला गया रिजर्व्स में, तो जो बचा वो सारे अब प्रॉफिट्स किनके हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के। हमने इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट इसलिए कवर किए हैं क्योंकि हमें 3 इयर्स के गिवन है, अगर एक ही ईयर के होते तो फिर हम एवरेज ना लेते, लेकिन अब अगर आपको गिवन है तो आपने सारा ट्रेंड कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ से फिर उसके बाद जब आ जाएंगे आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो आ जाएंगे 46,667। देन अगेन मैंने आपको पिछले सम्स में करवाए हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का क्या फार्मूला होता है। जितने प्रॉफिट्स इक्विटी वालों के लिए अवेलेबल होते हैं हम उसको इक्विटी कैपिटल के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो इक्विटी कैपिटल आपको 1 लाख गिवन है, तो इनको 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा 46.67, और यहाँ से हमने वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है जिसका फार्मूला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो एक्सपेक्टेड रेट आपने निकाला 46.67, नॉर्मल रेट आपको जो वो नीचे गिवन था 12%, उसके बाद पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर है ₹10, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी 38.89। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों मेथड्स अप्लाई करके शेयर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सो ये यहाँ तक हमने आज फिर 3 क्वेश्चन किए। अब इन क्वेश्चंस में अगर आपके कोई भी डाउट हो तो इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।